नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो पढ़ रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में अपना चल रहा था प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत की अब तक 14 क्लासें हो चुकी हैं। आज आप लोगों की 15 क्लास है, क्लास नंबर 15 है। तो प्राचीन भारत चल रहा था, और प्राचीन भारत में चल रहा था राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष, और उसी में पढ़ रहे थे मौर्य वंश या मौर्य डायनेस्टी। तो इससे पहले जो क्लासें हो चुकी हैं, तो जिन लोगों ने अगर वो क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले जाकर वो क्लासें भी देख लें और अच्छे से तैयार करें अपनी हिस्ट्री को और बढ़िया तरीके से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जिसके तीनों पार्ट आप लोगों को कंप्लीट कराए जाएंगे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीनों इतिहास आपके पार्ट हैं जो इतिहास के, वो तीनों कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आज आप लोगों का जो चल रहा है, आज चलेगा मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी की एक क्लास आप लोगों की हो चुकी है, तो वो भी देख लें। फिर उसके बाद में ये वाली क्लास देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मौर्य डायनेस्टी में जैसे कि मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य तक का जो था वो पिछली क्लास में आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था। आज चलेगा चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना था बिंदुसार, और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी बनेगा अशोक, उसके बारे में आज चर्चा होगी क्लास पे। तो देखिएगा, तो मौर्य डायनेस्टी जो रही थी 323 बीसी से लेकर 185 बीसी तक, यानी कि 323 बिफोर क्राइस्ट से 185 बिफोर क्राइस्ट तक जो रही थी मौर्य वंश, उसी में चंद्रगुप्त मौर्य तक का आपका पीरियड जो था वो हो चुका था कंप्लीट। आज चलेगा बिंदुसार का 298 बीसी से लेकर 272 बीसी तक का। तो अब बात कर लेते हैं बिंदुसार। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, कहीं कहीं पर जानकारी मिलती है कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार किस वजह से और कैसे पड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार के मस्तिष्क पर एक बिंदु था, उसी वजह से इसको बिंदुसार कहा गया। तो कहीं कहीं पर ये जानकारी मिलती है, लेकिन इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में, ये पेपर में नहीं पूछा जाना है। तो अब बात करते हैं आगे। तो बिंदुसार के कुछ अन्य नाम भी थे। वो अन्य नाम क्या थे बिंदुसार के, वो देखिएगा। तो बिंदुसार के जो अन्य नाम थे वो थे सिंहसेन और अमित्रघात। बिंदुसार के जो अन्य नाम थे वो थे सिंहसेन और अमित्रघात। ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमको जैन धर्म से मिलती है कि सिंहसेन और अमित्रघात जो बिंदुसार के अन्य नाम थे, ये जानकारी हमको मिलती है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, ग्रंथों से पता चलती है। और इनका एक यूनानी नाम भी था अमित्रोचेटस। इनका एक यूनानी नाम था बिंदुसार का अमित्रोचेटस, और इनकी माता का नाम था दुर्धरा। बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा, और बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं। ये जैन ग्रंथ के अनुसार हमको पता चलता है कि बिंदुसार की कितनी पत्नियां थीं। बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं। तो बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं, ये जैन ग्रंथ के अनुसार हमको पता चलता है। इनकी सबसे प्रिय पत्नी या फेमस पत्नी जो थी वो थी धर्मा या सुभद्रांगी। इनकी जो सबसे प्रिय पत्नी या फेमस पत्नी थी धर्मा सुभद्रांगी, जहाँ पर वर्णन मिलता है सभी जगह पर इन्हीं का। और इन्हीं का पुत्र था अशोक। बिंदुसार और धर्मा का ही पुत्र था अशोक। और बिंदुसार के 101 पुत्र थे। बिंदुसार के 101 पुत्र थे। ये बात की जानकारी हमको जैन ग्रंथ से मिलती है। जैन ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के कुल 101 पुत्र थे। और बिंदुसार का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था सुसीम। बिंदुसार का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था सुसीम, जो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का राज्यपाल हुआ करता था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का राज्यपाल हुआ करता था। और एक इनका दूसरा बेटा था जो इनका उत्तराधिकारी बनेगा आगे, और उत्तराधिकारी बना था वो था अशोक। ये उस टाइम पर अवंती का राज्यपाल था। जब बिंदुसार शासन कर रहा था तब ये उस टाइम पर अवंती का राज्यपाल था, और इनका बड़ा पुत्र सुसीम वो तक्षशिला का राज्यपाल था। तो ये इतना हो गया है कि इनकी 16 पत्नियां थीं, जैन ग्रंथ के अनुसार हमको पता चलता है। इनकी प्रिय पत्नी धर्मा या सुभद्रांगी थी। उसी बिंदुसार और धर्मा का ही पुत्र था अशोक। अब बात कर लेते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में ही 2 विदेशी राजदूत इसके दरबार में आए थे। वो कौन कौन से थे? तो बिंदुसार के ही शासनकाल में 2 विदेशी राजदूत इसके दरबार में आए थे। वो थे, एक आया था डायमेकस जो सीरिया से था। एक आया था डायमेकस जो सीरिया से था। और सीरिया का उस टाइम पर शासक हुआ करता था एंटियोकस प्रथम। उस टाइम पर सीरिया का शासक हुआ करता था एंटियोकस प्रथम। तो एंटियोकस प्रथम ने ही डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा था अपना। और बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ों की मांग की थी। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ों की मांग की थी। नंबर 1 मांग की थी मीठी मदिरा की, नंबर 2 सूखी अंजीर की, नंबर 3 एक दार्शनिक की। तो
सीरिया के शासक ने इनकी 2 मांगें मान ली थी, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर की। मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो जो इन्होंने मांग की थी वो तो इनकी 2 मांगें मान ली थी, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर की। लेकिन एक दार्शनिक जो इन्होंने मांगा था वो मांग नहीं मानी थी। वो एंटियोकस प्रथम ने देने से मना कर दिया था कि हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते हैं। सेकेंड जो आया था वो था डायनोसिस, जो कि मिस्र से था। सेकेंड जो आया था वो था डायनोसिस, जो मिस्र से था। और उस टाइम पर मिस्र का शासक हुआ करता था फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय। उस टाइम पर मिस्र का शासक था फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय। उसके बाद में क्या हुआ, तक्षशिला का विद्रोह हुआ। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के ही शासनकाल में तक्षशिला का विद्रोह हुआ, कीचक के द्वारा किया गया। तक्षशिला का एक शासक हुआ करता था कीचक, उसके द्वारा किया गया। और तक्षशिला का जो विद्रोह हुआ कीचक के द्वारा, यही विद्रोह कंट्रोल करने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले भेजा था अपने बड़े पुत्र सुसीराम को, अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था तक्षशिला का विद्रोह कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब सुसीम विद्रोह कंट्रोल नहीं कर पाया, नियंत्रित नहीं कर पाया, तब बिंदुसार ने अपने दूसरे बेटे अशोक को भेजा विद्रोह कंट्रोल करने के लिए। तक्षशिला का विद्रोह किसके द्वारा किया गया? कीचक के द्वारा किया गया। और इसको नियंत्रित करने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा था। जब वो नियंत्रित नहीं कर पाया, उसके बाद में बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा था नियंत्रित करने के लिए। और जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और उसके बाद में इसकी 272 BC में इसकी मृत्यु हो गई थी। 272 BC में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। तो ये था जो बिंदुसार का परिचय। इतना यहाँ पर जो बिंदुसार से क्वेश्चन बन सकते थे वो यहाँ पर आपके सारे के सारे इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट थे वो बिंदुसार से सारे के लिखे। और हमारे ख्याल से बिंदुसार के बारे में और कुछ बचा भी नहीं है पढ़ने को, इतना ही है। अगर बिंदुसार से पूछा जाएगा तो इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। तो एक बार देखिए, बिंदुसार का नाम था, अन्य नाम जो थे वो थे सिंहसेन, अमित्रगत। ये हमको जैन ग्रंथ से पता चलते हैं। इनकी माता का नाम था दुर्धरा। इनकी कुल 16 पत्नियां थी जैन ग्रंथ के अनुसार, जो हमें पता चलता है, जानकारी मिलती है। इनकी सबसे प्रिय पत्नी थी धर्मा या सुभद्रांगी। बिंदुसार और धर्मा का ही पुत्र हुआ करता था अशोक। और इसके कुल टोटल 101 पुत्र थे। इसके कुल 101 पुत्र थे। जैन ग्रंथ से हमको ये जानकारी मिलती है। इसका बड़ा पुत्र था सुसीम, जो उस टाइम पर इसके शासनकाल में तक्षशिला का राज्यपाल हुआ करता था। दूसरा बेटा था अशोक, जो उस टाइम पर अवंती उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। और याद रखना, इसके शासनकाल में 2 विदेशी राजदूत आए थे। एक कौन? डायमेकस। इसके शासनकाल में 2 विदेशी राजदूत आए थे, एक डायमेकस, ये याद रखना, और एक डायनोसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़े यहाँ से कि बिंदुसार के शासनकाल में विदेशी राजदूत कौन कौन से आए थे। एक तो आया था डायमेकस जो सीरिया से आया था, दूसरा आया था डायनोसिस जो मिस्र से आया था। और सीरिया का उस टाइम पर शासक हुआ करता था एंटियोकस प्रथम, और मिस्र का शासक हुआ करता था फिलाडेल्फस टॉलमी। तक्षशिला का विद्रोह बिंदुसार के शासनकाल में किसके द्वारा किया गया? कीचक के द्वारा किया गया। और बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और 272 BC में बिंदुसार की मृत्यु होगी। तो इतना था ये बिंदुसार के बारे में इतिहास। तो यहाँ पर बिंदुसार की कहानी अब खत्म होती है, कंप्लीट होती है। अब आगे बात करते हैं, बिंदुसार की कहानी यहाँ पर खत्म होती है, कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं आगे अशोक की। एक बात और याद रखना कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी। 101 पुत्र थे बिंदुसार के, तो इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी। चाणक्य का ही एक शिष्य हुआ करता था राधागुप्त। उसकी सहायता से इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी। और एक भाई इसका बचा था, वो था तिस्सा एक भाई इसका बचा था। और उसको इसने सिंगल का शासक बना दिया था, तिस्सा को। तो ये याद रखना, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी। क्यों करवाई थी? क्योंकि बिंदुसार जो था वो अपने बड़े पुत्र सुसीम को मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन ये बात अशोक को पसंद नहीं आई। तो उसने क्या कर दिया, और उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी। किससे? विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य के शिष्य के द्वारा। चाणक्य का जो शिष्य था राधागुप्त, उसी की सहायता से इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी। केवल एक भाई छोड़ा था तिस्सा, जिसको कि इसने सिंगल दे दिया था, सिंगल पे राज्य करने को दे दिया था। सिंगल जो प्रेजेंट टाइम पर श्रीलंका है। तो ये यहाँ पर बिंदुसार के बारे में कहानी खत्म होती है। अब आगे बात करते हैं तो अब बात करते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया था, तो अशोक के बारे में बात करते हैं।
तो अशोक का जो शासनकाल रहा था वो रहा था 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि बिंदुसार की मृत्यु 272 बीसी में हो गई थी। तो ये 3 साल का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ पर है? तो 3 साल का ये जो टाइम पीरियड है उसमें क्या हुआ, उसमें गद्दी के लिए, मगध की गद्दी या मौर्य वंश के सिंहासन के लिए गृह युद्ध हुआ इन्हीं आपस में, भाइयों में इनके गृह युद्ध हुआ। 3 साल तक वो गृह युद्ध चला और उसमें फाइनली लास्ट में विजय किसकी हुई? अशोक की विजय हुई। और इसने अपने 99 जो भाई थे वो चाणक्य के शिष्य राधा गुप्त की मदद से मरवा दिए थे और इसकी विजय हुई। और ये फिर 269 बीसी में इसका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ और ये 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक इसने शासन किया। तो जैसा कि हमने बताया, अपने 99 भाइयों की हत्या की। चाणक्य के शिष्य राधा गुप्त की मदद से इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। तो 3 सालों तक सिंहासन के लिए गृह युद्ध चला, जो जिसमें विजय किसकी हुई? अशोक की। तो 272 से 3 साल तक गृह युद्ध चला, तो 269 में फिर इसका राज्याभिषेक हुआ। और इसने अपने एक भाई को छोड़ा था सिर्फ, जिसका नाम था तिस्सा या तिस, जो सिंगल का शासक बना। सबसे छोटा भाई था इसका तिस्सा। अब बात कर लेते हैं इधर, इसका अशोक जो है, इसका शासनकाल स्टार्ट हुआ, राज्याभिषेक हुआ 269 बीसी में। अब बात कर लेते हैं कि इसके नाम जो मिले हैं, इसके नामों के जो स्रोत मिले हैं, सोर्स मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके मास्की अभिलेख में अशोक लिखा मिला है। मास्की अभिलेख में अशोक लिखा मिला है। जूनागढ़ अभिलेख में इसका नाम अशोक मौर्य लिखा हुआ मिला है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में इसके नाम का वर्णन अशोक वर्धन के नाम पर है। और इसके गुर्जरा अभिलेख में इसका देवनाम प्रिय अशोक मिला है। इसका नाम कहाँ से? गुर्जरा अभिलेख से। उसके बाद में बात करते हैं बराबर गुफा अभिलेख हैं, जो इसके बराबर गुफा अभिलेख हैं इसके जो बिहार में। तो वहाँ से इसका देवनाम प्रियदस्सी नाम मिला है। बराबर गुफा अभिलेख से इसके सोर्स मिले हैं, इसके नाम के जो देवनाम प्रियदस्सी नाम मिला है वहाँ पर। और भ्राभु अभिलेख से इसका नाम मिला है मगधाधिराज, यानी कि मगध का राजा। और एक इसका रूमनदेही अभिलेख है, वहाँ से इसके नाम के सोर्स मिले हैं, इसका नाम मिला है वहाँ पर देवनाम प्रियदस्सी। तो इसके ये जो सोर्स मिले हैं नाम के कि इसके क्या क्या नाम थे, तो इसके मास्की अभिलेख में अशोक, जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य, पुराणों में अशोक वर्धन, गुर्जरा अभिलेख में देवनाम प्रिय, बराबर गुफा अभिलेख में देवनाम प्रियदस्सी, भ्राभु अभिलेख में मगधाधिराज, रूमनदेही अभिलेख में देवनाम प्रियदस्सी नाम मिला है। तो ये तो हो गए इसके नाम के स्रोत। और अभी मैंने बताया यहाँ पर इसने एक भाई को छोड़ा था तिस्सा, जो सिंगल का शासक बना था। अब बात करते हैं इसके और आगे जीवन के बारे में क्या क्या हुआ। तो इसने अपना प्रथम विवाह महादेवी से किया था, जो उज्जैन की राजकुमारी थी। इसने अपना प्रथम विवाह महादेवी से किया था, जो उज्जैन की राजकुमारी थी। और इन्हीं से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। इन्हीं दोनों को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। इन्हीं दोनों को अशोक ने क्या किया था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो अब आगे बात करते हैं। उसके बाद में कलिंग युद्ध के बाद इसने एक और विवाह किया। तो अब आगे बात कर लेते हैं। तो प्रथम विवाह किया था इसने महादेवी से, और दूसरा विवाह इसने किया कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद इसने दूसरा विवाह किया माना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद इसने दूसरा विवाह किया किससे? कारुबाकी से। दूसरा विवाह किया इसने कलिंग युद्ध के बाद किससे? कारुबाकी से या कौरबकी, कारुबाकी या कौरबकी से। कारुबाकी या इसका एक नाम और मिलता है कौरबकी, जो कलिंग की राजकुमारी थी। दूसरा विवाह किया इसने कारुबाकी से या कौरबकी से, जो कलिंग की राजकुमारी थी, जो प्रेजेंट टाइम पर उड़ीसा है। और इसी से एक पुत्र हुआ था कुणाल, और इसका एक पुत्र था दशरथ। ऐसा माना जाता है कि कारुबाकी का ही एक पुत्र था कुणाल, कारुबाकी और अशोक का, और इनका एक पुत्र भी था दशरथ। कुणाल का पुत्र था दशरथ। ये यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। और इसके एक विवाह की और जानकारी मिलती है।
इसके एक विभाग की और जानकारी मिलती है दिव्य बदान अभिलेख से। दिव्य बदान से जानकारी मिलती है, कहाँ से जानकारी मिलती है? दिव्य बदान से। दिव्य बदान से जानकारी मिलती है, इसने एक विवाह और किया था, तो उसकी एक पत्नी का नाम क्या था? तिसृक्षिता। तो कहाँ से हमको जानकारी मिलती है? दिव्य बदान से जानकारी मिलती है कि इसकी एक पत्नी तिसृक्षिता थी, यानी कि एक पत्नी का उल्लेख इसका मिलता है जो उसका नाम था तिसृक्षिता। और यहीं से जानकारी मिलती है कि इसकी एक पटरानी भी थी, पटरानी। इसकी एक पटरानी थी, उसका नाम क्या था? एक पटरानी थी, उसका नाम था असंगिमित्रा। तो दिव्य बदान से हमको जानकारी मिलती है इसकी एक पत्नी थी तिसृक्षिता और एक पटरानी थी केवल संगमित्रा, असंगिमित्रा। तो प्रथम विवाह किया था इसने महादेवी से, याद रखना, प्रथम विवाह किया था इसने महादेवी से जो उज्जैन की राजकुमारी थी, और उसका एक पुत्र एक पुत्री थी, पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संगमित्रा, जो दोनों अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए भेजे थे। उसके बाद में इसने दूसरा विवाह किया कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग की राजकुमारी से, कारुबाकिया कौरबकी से। अशोक और कारुबाकिया कौरबकी का पुत्र हुआ कुणाल और कुणाल का पुत्र हुआ दशरथ। उसके बाद में एक जानकारी हमको दिव्य बदान से मिलती है कि इसकी एक और पत्नी थी जिसका नाम था तिसृक्षिता, और दिव्य बदान से ही जानकारी मिलती है कि इसकी एक पटरानी थी जिसका नाम था असंगिमित्रा। तो ये इतना याद रखना है इसके बारे में। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में बात आगे करते हैं। और इस बात का उल्लेख कहाँ से मिलता है? दूसरा विवाह जो इसने किया था कारुबाकी, इस बात से अभिलेख, वो इस बात की जानकारी जो हमको मिलती है इलाहाबाद अभिलेख से, जिसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। इस बात की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद अभिलेख से, जो रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इलाहाबाद की अभिलेख से यह बात की जानकारी मिलती है कि इसकी एकमात्र पत्नी का उल्लेख मिलता है किसका? कारुबाकी का। अब आगे बात कर लेते हैं आगे इसके बारे में। तो आगे अब बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कुणाल बना था, ये बना था उत्तराधिकारी। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कुणाल बना था। और अभी हम इसमें अभिलेख के बारे में बात नहीं करेंगे। अभिलेख जो है अशोक के अभिलेख, उसकी एक सेपरेट क्लास होगी आप लोगों की, तो इसके बाद मिल जाएगी आप लोगों को। इस क्लास के बाद उसकी सेपरेट क्लास होगी अभिलेख की, उसमें सिर्फ अशोक के अभिलेख के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले किसने पढ़ा, सबसे पहले किसने खोजा, और किस अभिलेख में क्या चीज़ वर्णन है, और किस अभिलेख में क्या दिया गया है, उसकी बात करेंगे। एक बिल्कुल सेपरेट क्लास होगी आप लोगों की अभिलेख की। तो यहाँ पर अभी हम अभिलेख की बात नहीं कर रहे हैं, अशोक के एक भी अभिलेख हम आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कलिंग के युद्ध की। अब हम बात कर लेते हैं कलिंग युद्ध की, जो ठीक 8 वर्ष के बाद लड़ा गया कलिंग का युद्ध हुआ 261 BC में। इसके उत्तराधिकारी, इसके राज्याभिषेक हो जाने के 8 वर्ष के बाद 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। तो कलिंग युद्ध लड़ा गया 261 BC में, और उस टाइम पर कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली। उस टाइम पर कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली, और कलिंग का जो शासक था वो था नंदराज। कलिंग का जो उस टाइम का शासक था वो था नंदराज, और कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग कहाँ पर है? जो आज प्रेजेंट टाइम पर उड़ीसा है, वही कलिंग हुआ करता था। तो कलिंग का शासक नंदराज, ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है इसके होने की? ये जानकारी हमको मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से, जो हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। ये जानकारी हमको मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से।
हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है कि उस टाइम पर कलिंग का जो शासक था वो नंदराज था। और हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया था? हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया था खारवेल ने, जो उस टाइम पर चेदी वंश का शासक था। तो कलिंग के युद्ध की राजधानी तोसली थी, कलिंग का शासक था नंदराज। और कलिंग का युद्ध क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था? तो कलिंग के युद्ध होने का कारण था हाथी प्राप्ति, ऐसा माना जाता है। कलिंग युद्ध होने के पीछे का कारण था हाथी प्राप्ति। कलिंग युद्ध होने के पीछे का कारण था हाथी प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने कलिंग के शासक नंदराज से हाथी मांगे थे, 500 हाथी मांगे थे। और कलिंग जो था उस टाइम पर हाथियों के लिए फेमस था, अच्छी किस्म के अच्छे नस्ल के हाथी वहाँ पर होते थे, बढ़िया। तो बहुत बढ़िया तरीके के हाथी, और हाथियों के लिए प्रसिद्ध था कलिंग। तो ऐसा माना जाता है अशोक ने कलिंग के शासक नंदराज से हाथी मांगे थे और इसने नंदराज ने हाथी देने से मना कर दिए थे। तो उसी वजह से ये फिर कलिंग का युद्ध लड़ा गया। तो कलिंग के युद्ध होने का कारण है हाथी प्राप्ति, ऐसा माना जाता है, हाथी प्राप्ति। और कई जगह पर यह भी माना जाता है, कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि कलिंग का युद्ध होने का कारण था कि कहीं ना कहीं इसको कलिंग से खतरा था, अपने राज्य का कलिंग से खतरा था, इसलिए इंसेक्योर था ये कलिंग से। तो इसलिए इसने भी कलिंग पर या कलिंग का युद्ध लड़ा गया, कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा किया, उस पर अधिकार किया। कहीं ना कहीं ये उसके लिए खतरा था कलिंग। और जो कलिंग था वो गंगा के दक्षिणी में स्थित था, जैसे कि अभी उड़ीसा है, आप देख सकते हैं दक्षिण में स्थित था। तो वहाँ से इसको व्यापार करने में भी परेशानी होती थी, इसलिए भी लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। तो ये कई इतिहासकार ये भी मानते हैं और कई ये मानते हैं कलिंग का युद्ध हाथी प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। अब बात करते हैं कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो क्यों हुआ था, और इतना भयंकर युद्ध था कलिंग का युद्ध जो था। इसमें लगभग इतना ज़्यादा भयंकर युद्ध था ये कि इसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज़्यादा इसमें बंदी बनाए गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें बंदी बनाए गए और कलिंग को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन क्या हुआ, 1 लाख से लोग ज़्यादा मारे जाने और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बंदी बनाए गए, और भी कई सारी चीज़ें नष्ट हुई, और भी लोग नष्ट हुए, इसमें जान माल की हानि हुई काफ़ी ज़्यादा इसमें। तो ऐसा माना जाता है बाद में कि कलिंग का युद्ध जो था वो अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। कलिंग का युद्ध जो था वो अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। इसके बाद अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और अपनी पुश्तैनी तलवार फेंक दी, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बंदी बनाए गए, और भी ज़्यादा चीज़ें नष्ट हुई, और भी लोगों की जानें गई। तो इतना ज़्यादा भयंकर या भीषण युद्ध था ये कलिंग का युद्ध। तो उसके बाद में क्या हुआ, इसको कलिंग युद्ध के बाद अशोक को प्रायश्चित हुआ, इसका मन जो था वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हुआ और इसने उसके बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। बहुत ही ज़्यादा मन विचलित हुआ और उसने युद्ध की जो नीति थी वो इसने अपनी टाल दी, और उसके बाद में अपनी पुश्तैनी तलवार जो थी उसको हमेशा के लिए त्याग दिया। उसके बाद इसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा कलिंग युद्ध के बाद। तो इसका पहला और आखिरी युद्ध कौन सा था, कलिंग का युद्ध। और इसके बाद में इसका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हुआ, मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ कलिंग युद्ध के बाद, और इसने क्या किया, इसने उसके बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, यानी कि हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर चलने लगा। कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर चलने लगा और इसने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध से पहले ये शिव उपासक था, शिवलिंग की पूजा करता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया। शिव उपासक था, शिव की पूजा करता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया। इसने धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म अपनाया किसके बाद, कलिंग युद्ध के बाद। और इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा किसके द्वारा दी गई, बौद्ध धर्म की शिक्षा निग्रोध के द्वारा दी गई, जो इसके बड़े भाई निग्रोध के द्वारा दी गई, जो सुसीम का पुत्र था। इसका बड़ा भाई था सुसीम, जो सुसीम का पुत्र था। बौद्ध धर्म की शिक्षा इसको निग्रोध के द्वारा दी गई, जो सुसीम का पुत्र था।
ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा इसको सुसीम के द्वारा दी गई, सुसीम के पुत्र निग्रोध के द्वारा दी गई। ये जानकारी हमको मिलती है सिंगली अनुमति से, ये जानकारी हमको मिलती है सिंगली से और सिंगली अनुमति से, सिंगली से ये जानकारी हमको मिलती है सिंगली अनुभूति से। और ये माना जाता है बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने उपगुप्त बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्राप्त की, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्राप्त की। इस बात की जानकारी हमको मिलती है दिव्य बदान से, इस बात की जानकारी हमको मिलती है दिव्य बदान से कि इसने तो बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने दो लोगों से, निग्रोध और उपगुप्त से प्राप्त की। निग्रोध वाली जानकारी मिलती है हमको सिंगली अनुभूति से और उपगुप्त वाली हमको जानकारी मिलती है दिव्य बदान से कि इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्राप्त की। और धर्म परिवर्तन किसने करवाया था? अशोक का धर्म परिवर्तन करवाया था धर्म परिवर्तन करवाया था अशोक का मोगली पुत्र तिस्म ने धर्म परिवर्तन करवाया था। मोगली पुत्र तिस्म ने धर्म परिवर्तन करवाया था किसका? अशोक का। और इसके बाद में धर्म परिवर्तन करवाया था मोगली पुत्र तिस्म ने। तो यहाँ पर कलिंग की बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया कलिंग युद्ध के बाद। और बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने कहाँ से ली? निग्रोध से और उपगुप्त से। धर्म परिवर्तन करवाया था मोगली पुत्र तिस्म ने, जो बौद्ध धर्म की चौथी वो थी महासंघ थी, उसका ये अध्यक्ष था। अब आगे बात करते हैं इसमें कि अपने शासनकाल के 10वें वर्ष ये बोध गया था। कहाँ पर? बोध गया। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी और 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष अपने लुम्बिनी की यात्रा की थी। और ये लुम्बिनी जाने की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? रूमनदेही अभिलेख से जानकारी मिलती है। और रूमनदेही अभिलेख से हमको ये भी जानकारी मिलती है कि इसने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। लुम्बिनी को इसने कर मुक्त कर दिया था, टैक्स फ्री। लुम्बिनी को इसने कर मुक्त कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था। और इसने और इसी ने श्रीनगर की स्थापना की, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना की इसने। और 2 स्तूपों का निर्माण करवाया। श्रीनगर की स्थापना की, 2 स्तूपों का निर्माण करवाया। वो स्तूप कौन से थे? सांची का स्तूप और धमेक स्तूप। कौन कौन से थे? सांची का स्तूप और धमेक स्तूप। सांची और धमेक, सांची स्तूप और धमेक स्तूप, इन 2 स्तूपों का निर्माण करवाया। और सांची का स्तूप पड़ता है मध्य प्रदेश में और ये पड़ता है यूपी में। ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, ये पड़ता है यूपी के वाराणसी में, धमेक स्तूप। के साथ इसको भी चक्रवर्ती सम्राट कहा गया था। जैसा कि चंद्रगुप्त को कहा गया था चक्रवर्ती सम्राट, चारों दिशाओं में राज्य करने वाला, इसीलिए इसको भी चक्रवर्ती सम्राट कहा गया था। और भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया। पशु बलि पर इसने प्रतिबंध लगाया। और साथ ही साथ अब इसका उत्तराधिकारी बनेगा इसका पुत्र आगे कुणाल, और उसका उत्तराधिकारी बनेगा दशरथ। और इस वंश का अंतिम उत्तराधिकारी होगा जो वो होगा वृद्धरथ। इसका उत्तराधिकारी बनेगा कुणाल
इसका उत्तराधिकारी बनेगा कुणाल, इसका उत्तराधिकारी बनेगा दशरथ, और जो लास्ट रूलर होगा, अंतिम शासक, वो होगा बृहद्रथ। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा इतना। अंतिम शासक याद रखना है आपको, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनसे। तो लास्ट रूलर आपको याद रखना है कौन? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, और कुणाल का उत्तराधिकारी दशरथ। इन्होंने 8-8 वर्ष शासन किया था। कुणाल ने 8 वर्ष किया था और दशरथ ने भी 8 वर्ष तक शासन किया था। और अब यहाँ पर आप लोगों का अशोक यानी कि मौर्य वंश के जितने भी शासक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक या अशोक के अभिलेख के बारे में। वो सेपरेट क्लास आप लोगों की केवल अशोक के अभिलेख की बात होगी। यहाँ पर हमने आपको अशोक के अभिलेख के बारे में कुछ नहीं बताया है। यहाँ पर सिर्फ हमने जो मौर्य वंश के शासक थे उनके बारे में जानकारी दी है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में अशोक के अभिलेख के बारे में। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अशोक के अभिलेख के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।